नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये जो टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं भारत की किसी भी परीक्षा के सिलेबस में होता है। आप चाहे राज्य स्तर पर कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आरएएस से लेकर नीचे तक कोई भी परीक्षा राजस्थान में, या किसी भी स्टेट का पीसीएस और उस स्टेट की कोई भी परीक्षा, या आप नेशनल का कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आईएएस से लेकर कोई भी परीक्षा, एसएससी, रेलवे, कुछ भी, ये टॉपिक आता ही आता है सिलेबस में आपके में, या यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता, चलो उसको इस तरीके से देखते हैं। पहले समझने के स्तर पे आप देखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा, लंबा को आप वृहद भी बोल सकते हो, वृहद लिखित और निर्मित संविधान है। संविधान है, हाँ साहब, पहली विशेषता दुनिया का सबसे लंबा या वृहद लिखित और निर्मित संविधान है। यहां पर तीन शब्द आपके सामने आए, सबसे लंबा या वृहद, दूसरा लिखित और तीसरा निर्मित संविधान है। ठीक है। अच्छा, अब एक एक शब्द पर तोड़ते हैं। लंबा या वृहद, आकार की दृष्टि से दुनिया के संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो बड़े आकार का या वृहद, और एक छोटे आकार का या लघु या सूक्ष्म। तो भारत का संविधान कैसा है? लंबा या वृहद। आकार की दृष्टि से लंबा या वृहद एक प्रकार है, और एक छोटा या सूक्ष्म भी एक प्रकार है। तो भारत का संविधान कैसा है? लंबा या वृहद है। दुनिया का सबसे लंबा या सबसे वृहद या सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। अब आप अंतर देख लीजिए आकार का, बड़े आकार का। ठीक है। एक दूसरा प्रकार है लिखित या अलिखित। लिखित या अलिखित। लिखित या अलिखित। और एक दूसरा प्रकार होता है अलिखित। लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान वो होता है जो लिखित रूप में होता है, एक पुस्तक के रूप में। अलिखित संविधान वो होता है जो परंपराओं, रूढ़ियों, रीतियों, रिवाजों, न्यायालय के निर्णयों, अभिसमयों के रूप में होता है। दुनिया के लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका के संविधान को माना जाता है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का। और अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। तो भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है? लिखित है। यहां पे आप कंसेप्ट पर गौर करोगे, भारत का संविधान कैसा है? लिखित, अलिखित नहीं है। ठीक है। अब तीसरा शब्द आ गया आपके सामने, एक होता है निर्मित और एक होता है विकसित। निर्मित और एक होता है विकसित। देखो, निर्मित संविधान तो वो होता है जिसका निर्माण किया जाता है, संविधान सभा के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है वह तो होता है निर्मित। और विकसित वह होता है जिसका समय के साथ अपने आप विकास होता है। मतलब जिसको कोई संविधान सभा नाम का संगठन बनाता नहीं है,
समय के हिसाब से न्यायालय के निर्णयों, रूढ़ियों, अभिसमयों, प्रथाओं आदि के द्वारा जिसका विकास समय के हिसाब से अपने आप होता है, उसको क्या बोलते हैं? विकसित। तो भारत का संविधान विकसित संविधान का बेस्ट उदाहरण किस संविधान को माना जाता है? ब्रिटेन के संविधान को। और निर्मित संविधान, जिसका निर्माण कोई संविधान सभा नामक संगठन करता है, जैसे अमेरिका का संविधान, वैसे ही भारत के संविधान का भी निर्माण हुआ है संविधान सभा के द्वारा। अब यह लिखित और अलिखित में हम एक चीज और देख लें। दुनिया का कोई भी संविधान ना तो पूर्ण रूप से लिखित है, लास्ट कंक्लूजन बता रहा हूं, और ना ही पूर्ण रूप से अलिखित है। यद्यपि लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका का संविधान माना जाता है, और अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। लेकिन जब फाइनल कंक्लूजन लेते हैं तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है राजनीति विज्ञानियों के द्वारा कि दुनिया का कोई भी संविधान ना तो पूर्ण रूप से लिखित होता है और ना ही पूर्ण रूप से अलिखित होता है। दुनिया का वह कोई भी संविधान जिसको कि लिखित संविधान, श्रेष्ठ लिखित संविधान का दर्जा प्राप्त है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रथाएं, रूढ़ियों, न्यायिक निर्णयों का समावेश होता है। मतलब वह भी कुछ ना कुछ स्तर पर अलिखित जरूर होता है। ऐसे ही कोई भी संविधान जो कि अलिखित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है, उसमें भी कुछ स्तर पर लिखित नियम जरूर होते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी संविधान ना पूर्ण रूप से लिखित होता है, ना पूर्ण रूप से अलिखित होता है। उस संविधान का अधिकांश हिस्सा भले ही लिखित या अलिखित हो, लेकिन वह पूर्ण रूप से लिखित या अलिखित नहीं होता। यह तो एक समझ आधारित बात थी। लेकिन फिलहाल संविधान लिखित या अलिखित के आधार पर दो कैटेगरी होते हैं, लिखित और अलिखित, जिसमें भारत का संविधान कैसा है? लिखित। लंबा या वृहद या सूक्ष्म, जिसमें भारत का संविधान कैसा है? लंबा या वृहद। निर्मित या विकसित, निर्मित वो होता है जिसका निर्माण संविधान सभा नामक संगठन के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है वह निर्मित होता है। और विकसित वह होता है जिसका समय के साथ अपने आप विकास हुआ हो। तो भारत का संविधान क्या है भाई? निर्मित। तो ये पॉइंट पकड़ो अब आप। दुनिया का सबसे लंबा या वृहद है, बिल्कुल ठीक बात है, लिखित है और निर्मित संविधान है। एग्जामिनर सवाल कैसे डालेगा? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है या नहीं है, ऐसे सवाल आएगा। अब वो कहेगा भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा या वृहद, लिखित तथा विकसित संविधान है। तो दो शब्द तो सही रहेंगे, लेकिन तीसरा शब्द गलत रहेगा। ठीक है, ऐसे ही पूछ ले भारत का संविधान कैसा संविधान है, एक शब्द ये दे दे, इन दो को बदल दे, एक शब्द ये सही दे दे, इन दो को बदल दे। लेकिन जब तीनों शब्द सही आए, लंबा या वृहद भी हो, लिखित भी हो और निर्मित भी हो, तब वो एक सही लाइन बनेगी और तब वो भारतीय संविधान की एक विशेषता होगी। तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कितने संविधान संशोधन हुए, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, उनका एक फैक्ट है जो अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8। भाग कितने थे? 22। अनुच्छेद कितने थे? 395। ठीक है भाई। प्रस्तावना कितनी थी? 1। ये तो संविधान लागू हुआ था जब। फिर आई बात कि भाई साहब वर्तमान में क्या स्टेटस है। प्रस्तावना तो वो बराबर है 1। अनुसूची 8 से बढ़ के कितनी हो गई है? 12। और भाग सुन लो, वर्तमान में भाग भी 22 ही हैं। यस, वर्तमान में अगर भाग भी आ जाए तो 22 ही हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से, तब ये हो जाएंगे 25। दोबारा गौर करिए, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि संविधान जब लागू हुआ था तो संविधान में कितने भाग थे? 22। अगर उसने पूछा कि संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में भी भाग है 22। यस, बेयर एक्ट में अगर 22 लिखा है तो आप 22 ही बोलोगे, क्योंकि बेयर एक्ट की भाषा को ही आरपीएससी प्रामाणिक आंसर के रूप में स्वीकार करती है और कोर्ट भी उसी को प्रामाणिक आंसर के रूप में स्वीकार करता है। तो हम बेयर एक्ट से परे नहीं जा सकते। ठीक है, वर्तमान में भी भाग कितने हैं? 22। लेकिन बाद में कुछ भाग जुड़े, जैसे भाग 4 के
कौन कौन से जुड़े भाई? भाग 4 के, 9 के, 9 खे और 14 कै, ये 4 भाग संविधान में जुड़े। ये तो हुए प्लस मतलब जुड़े, और माइनस मतलब हटा कौन सा? भाग 7। भाग 7। अब ये चारों किन किन संविधान संशोधनों के द्वारा जुड़ेंगे, वो संविधान संशोधन हमें याद होने चाहिए। और ये भाग 7 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटेगा, ये भी हमको याद होना चाहिए। ये तो एक अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है। अब यहां देखिए, जुड़े कितने? 4, हटा कितना? 1, तो टोटल परिवर्तन कितना आया? 3 भागों का। तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय भाग कितने थे? 22। वर्तमान में भाग कितने? वर्तमान में भी 22 ही हैं। अब जैसे मान लो ये 4 जुड़ा है, तो ये 4 के नाम से 4 के अंतर्गत ही नया जुड़ गया। अब ये 9 जुड़ा है, तो ये 9 में 9 के जुड़ गया और 9 खे जुड़ गया। 14 में 14 के जुड़ गया। तो भाग आज भी 22 ही हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे कि गणना की दृष्टि से कितने हैं, वो की पॉइंट का प्रयोग करेगा गणना की दृष्टि से, तब आप आंसर करोगे 25। ठीक है। कौन सा भाग हटाया गया? 7वां भाग हटाया गया। ये जो 7वां भाग हटाया गया है, ये खे श्रेणी के राज्यों से संबंधित था। खे श्रेणी के राज्यों से संबंधित था। खे श्रेणी या बी श्रेणी। और ये कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह हटाया गया था। यह सवाल पूछ लिया जाता है, भारतीय संविधान से कौन सा एक भाग संविधान लागू होने के बाद हटाया गया? भाग 7 हटाया गया। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। और 7वां जो भाग है उसके अंतर्गत क्या है? उस 7वें भाग के अंतर्गत खे श्रेणी के राज्यों से यह संबंधित था। 7वां भाग किससे संबंधित था भाई? खे श्रेणी के राज्यों से संबंधित था। जब 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का जो वर्गीकरण था ना, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, ये समाप्त किया गया, तो फिर ये भाग 7 भी समाप्त, जो कि खे श्रेणी के राज्यों से संबंधित था, ये भाग का भी संविधान से विलोपन कर दिया गया, ये हटा दिया गया। अच्छा, 4 के मूल कर्तव्य, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। कौन से भाग में जोड़े गए? 4 के में। ठीक है। और ये 14 के अधिकरण, ये भी 42वें संशोधन के द्वारा, ये याद रखने हैं आपको। कौन से संशोधन से कौन से भाग जोड़े गए? 4 के भी 42वें संशोधन 1976 से जुड़ा। 14 के में अधिकरण का प्रावधान है, ये भी 42वें संशोधन से जुड़ा। 9 के 74वां संशोधन 1992 नगरीय निकायों से संबंधित है भाई। ये नगरीय निकायों से संबंधित भाग 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 के जोड़ा गया। नगरीय निकायों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 9 खे 97वां संशोधन 2011, और ये सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों से संबंधित है भाई। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 97वें संशोधन 2011 के द्वारा। और कौन से भाग उनके संबंध में जोड़ा गया? भाग 9 खे जोड़ा गया। तो आप ये जाने, वापस गौर करें इसको। संविधान जब लागू हुआ था तो प्रस्तावना एक थी, वर्तमान में प्रस्तावना कितनी हो गई? वापस भी प्रस्तावना अब भी एक ही है। ठीक है। संविधान लागू हुआ था तो अनुसूचियां कितनी थी? 8। अब अनुसूची कितनी हो गई? 12। संविधान लागू हुआ था जब भाग कितने थे? 22। अब भी भाग कितने हैं? 22। गौर करें। अगर एग्जामिनर ने पूछा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, आप कहोगे 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। लेकिन अगर उसने एक शब्द डाल दिया कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, अब आप आंसर करोगे 25। 25 तभी आंसर आएगा जब की पॉइंट क्या रहेगा? गणना की दृष्टि से। अगर गणना की दृष्टि शब्द का प्रयोग एग्जामिनर नहीं करे तो फिर आंसर क्या आएगा? 22। ठीक है। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि ये तो हो गए भाग अनुसूची और इनसे संबंधित, ठीक ऐसे ही अनुच्छेदों से संबंधित सवाल। संविधान जब लागू हुआ था तो अनुच्छेद कितने थे? 395।
वर्तमान में भी अनुच्छेद कितने हैं भाई साहब? 395। आप अगर बेयर एक्ट उठा के देखो, कोई भी आदमी अगर वर्तमान में अनुच्छेद ज्यादा बताए, 465, 470, 476, 444, जैसा कि कुछ किताबों में लिखा होता है, सामान्यतः कोई टीचर अगर ये बताए या कोई भी बताए, तो आप कहना कि सब 395 से ऊपर जो अनुच्छेद हैं, मतलब 396 में क्या आता है, 97 में क्या आता है, 98 में क्या आता है, वो लिस्ट हमको ला के दिखा दो। लिस्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। कोई लिस्ट ही नहीं है। बेयर एक्ट उठा के देखो, 395 से ऊपर कोई 396 नंबर का अनुच्छेद ही नहीं है। तो वर्तमान में भी अनुच्छेद कितने? 395। ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये सवाल डाल दे कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो फिर आप 470 याद कर लेना। लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से इस प्रकार का सवाल पूछने का जो चांसेज है वो ज्यादा से ज्यादा 5% है। 95% चांस तो यही है। और आजकल आरपीएससी उस मोड पर है कि वह कम से कम ऐसे सवाल पेपर में डालना चाह रही है, या सीधे कहें तो ना के बराबर ऐसे सवाल पेपर में डालना चाह रही है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो। वह चाह रही है कि कोर्ट में सवाल नहीं जाएं और सकुशल रिजल्ट आ जाए और लोगों की नौकरियां टाइम पे लग जाएं। तो वो बिल्कुल फेयर सवाल डालने के मूड में है, या बड़ी अच्छी प्रामाणिक किताबों का सोर्स लेके डालने के मूड में है, और वो सबसे बड़ा सोर्स है बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट में अगर अनुच्छेद 395 लिख रहे हैं तो अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सवाल कि भाई अपने पास इंफॉर्मेशन ये और रहे, तो वर्तमान में अगर ये की पॉइंट का प्रयोग किया गणना की दृष्टि से, तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर 395 के बाद में कुछ अनुच्छेद संविधान में जुड़े, कुछ अनुच्छेद संविधान में से हटे, प्लस माइनस होने के बाद जो गणना की दृष्टि से कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो वर्तमान में 470 अनुच्छेद के आसपास 470 आ रही है। तो सवाल 3, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद? 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? 395। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद? अब आप 470 बोल सकते हो। ठीक है भाई। तो ये भारतीय संविधान की पहली विशेषता कौन सी? दुनिया का सबसे बड़ा या वृहद संविधान, लिखित संविधान और निर्मित संविधान। बड़ा या वृहद को सभी जानते हैं, लिखित को भी जानते हैं, लेकिन विकसित है या निर्मित है, यहां थोड़ी सी समझ कमजोर पड़ती है विद्यार्थी की। ठीक है। तो कैसा है, विकसित है कि निर्मित है? निर्मित है। ठीक है। अब अपन ने ये जो नोट्स बना रखे हैं, एक रीडिंग आप इस पे भी कर लो। ये जो मैंने समझाया है वो सब उस पे लिखा हुआ है, तो आपके डबल रिवीजन हर क्लास में साथ के साथ चलेंगे। ठीक है। एक मिनट। हाँ जी। भारतीय संविधान की विशेषताएं, सबसे लंबा या वृहद, दुनिया का सबसे लंबा या वृहद संविधान, लिखित संविधान और निर्मित संविधान है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया। आइवर जेनिंग्स ने कहा है भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। किसने कहा है भाई? आइवर जेनिंग्स। विदेशी विद्वान आइवर जेनिंग्स कहता है कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वाधिक वृहद संविधान है। सामान्यतः आम बोलचाल में ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे वृहद संविधान है, लेकिन मान लो एग्जामिनर ने सवाल डाल दिया कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वाधिक वृहद या बड़ा संविधान है, किस विदेशी विद्वान ने यह कहा है? तो ये किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा क्या है? निर्मित है। तो निर्मित है कि विकसित है? निर्मित है, ना कि विकसित। तो हमारा संविधान कैसा है? निर्मित है। यह विश्व का सबसे लंबा या सबसे वृहद लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित। जब यह लागू हुआ था तब इसमें एक प्रस्तावना एक उस समय पे भी थी, आज भी है। अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग कितने? 22। अनुसूचियां कितनी? 8 थीं। लेकिन वर्तमान में देखिए भाई साहब, अनुच्छेद यद्यपि 395 ही है, अनुच्छेद तो आज भी 395 ही है, लेकिन गणना के अनुसार, ये आ गया सवाल,
गणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी हो गई है? 70। तो सवाल आया कि भाई जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395। वर्तमान में कितने? वर्तमान में भी 395। लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने हैं? तो वर्तमान में गणना की दृष्टि से 470। इसी प्रकार 22 भाग ही हैं। वर्तमान में भी भाग कितने हैं भाई? 22। लागू हुआ था तब कितने थे? तब भी 22। वर्तमान में कितने हैं? 22। लेकिन गणना के अनुसार, मतलब वर्तमान में गणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। और अभी 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां जो संविधान संशोधन है वो लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण से संबंधित है। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिला आरक्षण से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2023 में हुआ है। अब कितने संशोधन हो चुके हैं वर्तमान में? 106। वर्तमान में भाग कितने हैं? 22। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भाग कितने हैं? 25। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। वर्तमान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेद कितने हैं? 470। ठीक है, आगे देखो। भाग 7 भाग ख राज्यों से संबंधित, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी श्रेणी राज्यों से संबंधित। क ख ग श्रेणी या ए बी सी श्रेणी। तो जो भाग 7 था ये कौन सी श्रेणी के राज्यों से संबंधित था? ख श्रेणी के राज्यों से संबंधित या बी श्रेणी के राज्यों से संबंधित था? इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। तथा नए भाग कौन से जुड़े? 4 के 14 के। ये 4 के और 14 के दोनों कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संशोधन 1976 के बाद जोड़े गए। जबकि भाग 9 के इसका समावेश 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किया गया। और भाग 9 के कौन से संविधान संशोधन? 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, जो कि मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, तो हटा कौन सा? माइनस, माइनस मतलब हटा। भाग 7 हुआ। जोड़े कौन से? 4 के 9 के 9 के और 14 के। ठीक है, अब ये जो भाग 7 हटाया गया है ये कौन से संशोधन के द्वारा? 7वां संशोधन। और कब हुआ है ये? 1956। ये याद रहनी चाहिए ये चीजें। हर परीक्षा में बढ़िया सवाल जब एग्जामिनर बनाता है तो इस प्रकार का बनाता है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 1956। 4 के जो जोड़ा गया है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्या जोड़ा है इसमें? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों का समावेश। भाग 4 के में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 9 के जो जुड़ा 74वां संविधान संशोधन 1992। इस 9 के में क्या जुड़ा? नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा। नगरीय निकायों से संबंधित है। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जिससे जुड़ा भाग 9 के। 9 के 97वें संशोधन 2011 के द्वारा। इस 9 खे से क्या जुड़ा? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। ये सहकारी समितियों से संबंधित है 9 खे। ठीक है, और 14 के भी कब जुड़ा भैया? 42वां संविधान संशोधन 1976। 14 के में किस चीज का प्रावधान है? अधिकरण का प्रावधान। तो कुल मिला के भारत का संविधान लागू हुआ था तो भाग थे 22। अब भी कितने भाग हैं? 22। लेकिन अब गणना की दृष्टि से कितने हो गए हैं? 25। गणना समझ गए? कौन सा भाग संविधान लागू होने के बाद हटाया गया? भाग 7। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। किससे संबंधित था? बी श्रेणी या ख श्रेणी के राज्यों से संबंधित। कौन से भाग जोड़े गए? 4 के 9 के 9 के और 14 के।
एग्जामिनर ऐसा सवाल डाल सकता है या उसने पास्ट में कई बार डाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, समझ गए। तो ये 4 जोड़े गए हैं, इनमें से कोई से 3 रहेंगे और एक कोई सा बाहर का रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। फिर ये चारों जो भाग जोड़े गए हैं वो कौन कौन से संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़े गए हैं, एक अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए ये आपको याद होना चाहिए। और इन चारों संविधान संशोधनों से जो ये 4 भाग जोड़े गए हैं, इनमें किन किन चीजों का प्रावधान है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ये एक इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, अब भारतीय संविधान में 22 भागों में क्या क्या आता है और 12 अनुसूचियों में क्या क्या आता है, ये आपको अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। यूपीएससी में ये सवाल हमेशा हर साल लगभग जब तक हम आईएएस देते थे 2010 तक, सब्जेक्ट बेसिस आईएएस होता था, तो जीके के पेपर में भी आता था और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पे भी आता था। ये अनुसूची, भाग, संविधान संशोधन और अनुच्छेद, इनमें से 5-7 सवाल आपको पक्का मिलेंगे, जीके में मिलेंगे। और इनमें से कम सब्जेक्ट वाले पेपर में तो 8-7 सवाल मिल जाएंगे आराम से। आज भी ये सवाल आ रहा है। सारे भाग 22 और अनुसूचियां, उनमें से 1 या 2 सवाल 100% आरएएस, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर का कोई भी पेपर उठा के देख लो राजस्थान में, वहां पे मिलेगा और किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये पूरे 22 भाग आप पे आने चाहिए और अनुसूचियां 12 हैं, उनसे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं वो आपको आना चाहिए। तो देखिए 22 भागों में क्या क्या आता है वो आपको याद करना है। हाँ जी, भाग 1, भाग और उनके विषय। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सीधे याद करोगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। भाग 2, नागरिकता। भाग 3, मौलिक अधिकार। ये तो वो है जो आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं भाग 3 को। तो भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4A, ये 4A या 4 मौलिक कर्तव्य, ये अभी आपने पढ़ा। 4A या 4 मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 5, इसमें संघ सरकार का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, संघ सरकार का प्रावधान या केंद्र सरकार का प्रावधान। अब इसमें अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, तो इन अध्यायों को तो आप याद नहीं करोगे, सिर्फ इतना याद कर लेना, भाग 5 में संघ सरकार या केंद्र सरकार का प्रावधान है। अब उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, कार्यपालिका, संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इतनी ये सारी चीजें केंद्र की हैं, केंद्र सरकार या संघ सरकार में। तो आपको केवल इतना याद रखना है, भाग 5 में क्या है, संघ सरकार या केंद्र सरकार का प्रावधान है, और ये सारे याद करने पड़ेंगे। जितनी भी ये चीज आ रही है ना, जितनी मैं बोलता जा रहा हूं, ये अनिवार्य रूप से आपको समझ के याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे पेपर में सवाल आता ही आता है। आगे देखें, भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। देखो 5 में संघ सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है जी, और 6 में क्या है, राज्य सरकार। 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 3 में क्या है, मूल अधिकार। 2 में क्या है, नागरिकता। समझ गए। तो एग्जामिनर क्या करता है, कोई से भी 4 भाग पकड़ेगा और उन चारों भागों में जो विषय है वो पकड़ेगा, फिर कहेगा सुमेलित कीजिए या निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पूरे 22 भागों में क्या आता है ये आपको याद होना चाहिए और अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। आगे देखो, राज्य सरकार हो गया, भाग 6 हो गया। राज्य सरकारों में फिर ये कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यों के उच्च न्यायालय। मतलब राज्यों के उच्च न्यायालय का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय राज्यों के अंतर्गत भौतिक रूप से स्थित है। वैसे ये राज्यों की संस्था नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की अधीनस्थ संस्था है जिसकी भौतिक स्थिति राज्यों के अंतर्गत बनती है।
लेकिन ये भाग राज्य वाले भाग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। तो आपको इतनी डिटेल याद करने की बजाय सिर्फ इतना याद रखना है कि भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित है और भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। एक भाग के साथ एक एक दो दो शब्द याद करते चलिए। अब आ गया भाग 7। हाँ जी, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख और निरस्त, यह भी आपने पढ़ा है ना। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निरस्त किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956। उसके द्वारा इस भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। और किससे संबंधित था ये? राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड ख, मतलब ख श्रेणी के राज्य या बी श्रेणी के राज्यों से संबंधित था, इसको हटा दिया गया। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र को आप केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हो, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 8। या संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 8। यस, याद करना पड़ेगा भाई। भाग 9 में पंचायतें, पंचायती राज से संबंधित है भाई। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 9। 9 के नगर पालिकाएं अभी पढ़ा है। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया 9 के? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और किन से संबंधित है भाई? नगर पालिकाओं या नगरीय निकायों से संबंधित है, भाग 9 के। तो 9 के कौन से संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और किन से संबंधित है 9 के? नगर पालिकाएं या नगरीय निकायों से संबंधित है। फिर आ गया 9 ख, ये भी अभी पढ़ा है, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। और ये जुड़ा है आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भारत के संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए भाग 10। हाँ जी, 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। डायरेक्ट याद करिए, एग्जामिनर सीधे सीधे पूछेगा। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में? भाग 10। मतलब वो 4 भाग देगा, भाग 7, भाग 10, भाग 13, भाग 18, और 4 विषय देगा। फिर कहेगा इनको सही सुमेलित कीजिए। तो आपको हर भाग में आने वाले विषय याद होने चाहिए। तो भाग 10 में 10 भाग कौन से विषयों से संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित। ठीक है, अब भाग 11 और 12 पे गौर करिए। सरल भाषा में की पॉइंट बता रहा हूं, 11 और 12 दोनों में केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान है। अब केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के, विधायी, पहले हैं विधायी या कानूनी, ठीक है, दूसरे हैं प्रशासनिक या प्रशासकीय, और तीसरे हैं वित्तीय। केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के, विधायी या कानूनी, दूसरे प्रशासकीय और तीसरे वित्तीय। तो पहले जो दोनों हुए ना, विधायी या कानूनी और प्रशासकीय, इनके प्रावधान तो भाग 11 में, और वित्तीय संबंधों के प्रावधान भाग 12 में। मतलब भाग 11 और भाग 12 दोनों ही केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। इसमें से भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी या कानूनी और प्रशासकीय दोनों प्रकार के संबंध आएंगे, और वित्तीय जो संबंध होंगे वो भाग 12 में आएंगे। बस ये पढ़ना है अपन को। अब देखो भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ का मतलब केंद्र, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। कौन से प्रकार के संबंध? विधायी और दूसरे प्रशासनिक। ये तो आगे भाग 11 में। और भाग 12 में क्या है?
संघ और राज्यों के बीच संबंध, कौन से संबंध? वित्तीय। अब फिर उसने वित्तीय की डिटेल खोली है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अध्याय 1 में वित्त, अध्याय 2 में ऋण लेना, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार। ये आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको सिर्फ 2 टप्पे में 3 चीजें याद करनी है, बात खत्म। कोई सा भी एग्जाम हो, टिल IAS, क्या कि भाग 11 और भाग 12 दोनों में क्या है? केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान है। तो केंद्र राज्यों के बीच में विधायी या कानूनी और प्रशासकीय संबंध, ये कौन से में? भाग 11 में, और भाग 12 में वित्तीय संबंध। ठीक है, बाकी ये डिटेल है, ये वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ने की है, परीक्षा के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है नहीं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब देखो वो भाग, हाँ अब आ गया भाग 13। 13 में क्या है भाई, याद करो सीधे सीधे। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान। समझ गए? ये याद करना है। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। ये बात कौन से भाग में है? 13, याद कर लो। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस भाग के अंतर्गत है? 13। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। सेवाएं का मतलब नौकरियां। संघ लोक सेवा आयोग कौन सी परीक्षाएं करवाता है? राज्य लोक सेवा आयोग जैसे राजस्थान में RPSC है, कौन सी परीक्षाएं करवाता है? तो केंद्र और राज्य, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं या सरकारी नौकरियां हैं, उनका प्रावधान भाग 14 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अध्याय 1 में सेवाएं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग। अब ये जो लोक सेवा आयोग हैं, ये केंद्र की नौकरियों की परीक्षाएं करवाने वाले कौन से हैं? संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। और ये लोक सेवा आयोगों की पूरी कार्यप्रणाली, कैसे परीक्षाएं कंडक्ट कराते हैं, क्या इनके उद्देश्य होते हैं, क्या ये सरकार को अपनी अनुशंसा करते हैं सेलेक्ट लोगों की, ये सारा जो वर्णन है, मतलब सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच में जो लोक सेवा आयोगों के द्वारा ली जाती हैं, वो कौन से भाग में है? भाग 14। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं 14 में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं या लोक सेवा आयोगों का प्रावधान। ठीक है भाई। अब आ गया भाग 14 अधिकरण। भाग 14 अधिकरण ये किससे जोड़ा गया? अभी पढ़ाया आपने, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन आयोग और निर्वाचन का प्रावधान भारत में कौन से भाग में है? भाग 15। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों से संबंधित, संसद और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का आरक्षण कितना रहेगा? SC ST का आरक्षण कितना रहेगा? या OBC आयोग, SC ST आयोग, इनसे संबंधित प्रावधान। हालांकि एंग्लो इंडियन का हटा दिया गया है, लेकिन SC ST OBC आयोग का प्रावधान है, और संसद और राज्य विधानमंडल में SC ST का आरक्षण का प्रावधान भी है। तो वो जो सारी चीजें हैं, कुछ वर्गों से संबंधित, इन वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इस भाग में है। कौन से भाग में है? भाग 16 में। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। केवल एक शब्द याद रखना है, अध्याय 1 क्या है, अध्याय 2 क्या है, इसको आप छोड़ सकते हो। भाग 17 राजभाषा का प्रावधान। देखो हर भाग में वही 2-2, 3-3, 4-4 शब्द पकड़ो खाली, लेकिन याद सारे होने चाहिए, मैचिंग में काम आएंगे और पेपर में सवाल आएगा। तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में? रिवर्स करके एग्जामिनर पूछ ले 17 में। कुछ विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान कौन से भाग में? 16 में। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कौन से में? 15 में। अधिकरण 14 के। लोक सेवा आयोग और सरकारी नौकरियों से संबंधित 14। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता 13। भाग 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, ऐसे भी याद करना है, रिवर्स फॉर्म में भी याद करना है। ठीक है भाई। अब भाग आ गया 18। 18 में क्या चीज है? आपात उपबंध। 18 में क्या है भाई? आपात उपबंध। आपातकालीन उपबंध है ना। भारत में जब आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां आ जाती हैं, संसद के पास कौन सी शक्तियां आ जाती हैं?
ये आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान भाग 18 में है। 19 में प्रकीर्ण, 20 संविधान संशोधन प्रणाली, संविधान का संशोधन या संविधान संशोधन प्रणाली, जो कि अनुच्छेद 368 में है। तो संविधान संशोधन प्रणाली कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन प्रणाली कौन से भाग में है? भाग 20 में। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। भारतीय संविधान से संबंधित अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का प्रावधान कौन से भाग में है? 21। और भाग 22 भाई, संक्षिप्त नाम, भारतीय संविधान का या भारत का संक्षिप्त नाम, उसका प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इंडिया को क्या कहा जाता है संवैधानिक दृष्टि से? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 22। किसी भी संविधान की ऑथेंटिक किताब को देखोगे, बेयर एक्ट को देखोगे, आज भी भाग 22 पर ही बात खत्म होती है। तो एंड में सवाल वही हुआ कि संविधान लागू हुआ था तब कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने भाग हैं? 22। लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं? 25। क्योंकि संविधान लागू होने के बाद 4 भाग संविधान संशोधन करके जोड़े गए और 1 भाग संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो नेट अंतर आया 3 भागों का। तो 22 और 3 25, लेकिन वो गणना की दृष्टि से। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अब यूं तो ये संविधान है पूरा, इसके बाद अनुसूची आएंगी। कल की हमारी जो क्लास रहेगी या इसके अगली जो क्लास रहेगी वो अनुसूचियों से संबंधित रहेगी। उसको कतई ना छोड़ें, क्योंकि इसमें बहुत ही टेक्निकल सवाल हम आपको करवाएंगे। ये तो फैक्ट था, इसमें तो कोई विशेष समझने का मुद्दा नहीं था। लेकिन आगे आएगी नवी अनुसूची, नवी अनुसूची वाद आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केशवानंद भारती वाद, वामन राव वाद, IR कोहिल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद, ये सारी चीजें आएंगी। 10वीं अनुसूची के होतो होलोहन वर्सेज जाचिल्लू वाद, इन सारे वादों में न्यायालयों ने क्या निर्णय दिए और क्या नए नियम या नए कानून बने, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो आप हमारे YouTube चैनल GK विद डी पारासर को सब्सक्राइब करें और ऐप का नाम भी GK विद डी पारासर, उसको डाउनलोड करें। तो वहां आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी IAS लेवल की। और इस इन्फॉर्मेशन के साथ जब आप पढ़ोगे तो ये जो राजस्थान में 40% नहीं पकड़ पा रहे हैं ना विद्यार्थी और सीटें खाली जा रही हैं, अब 75% प्लस मारोगे। कैसा भी पेपर एग्जामिनर बना ले, हम तो 2011 से पढ़ा रहे हैं, हमारे तो कभी 60-65% से नीचे सवाल इस बार भी नहीं आए। और बाकी हर बार और पुराने अगर रिकॉर्ड उठा के देखे जाएं तो 90% तक GK फिट हुआ है हमारा परीक्षाओं में। और इस बार जबकि पूरे राजस्थान में त्राही त्राही मच गई, लोग 40% नहीं पकड़ पा रहे सारे पढ़ाने वाले। और मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ाया जाता है। नहीं, ऐसा कैसा भी एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेट कर ले कि वो बहुत टफ पेपर भी सेट करेगा तो 60-65% सवाल तो फंसाए जा सकते हैं और विद्यार्थियों को निकाला जा सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि विद्यार्थी 40% नहीं पकड़ पा रहे। उनके साथ मेरी पूरी संवेदना है। और अगर पहले पेपर की वजह से आपका सिलेक्शन चूक रहा है, आप अपने सब्जेक्ट में कोई भी चैंपियन अपने गुरु को पकड़ लें, लेकिन पहले पेपर पर अनिवार्य रूप से GK विद डी पारासर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लें। अगर आप पहले पेपर के कारण परीक्षा फेल हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता गारंटी से आपकी पास हो जाएगी, लेकिन इतने में अपने कॉन्फिडेंस से जरूर कहता हूं कि जहां परीक्षा को क्रैक करने के लिए सवाल चाहिए जनरल कैटेगरी पे, चाहे वो कॉमन मिनिमम 40 को छोड़ो, 55%, 58%, 68%, जितना भी जनरल कैटेगरी पे चाहिए, उससे काफी ऊपर सवाल हमारे मटेरियल से मिलेंगे। और यही इतिहास है 2011 से, और कोशिश करेंगे कि भविष्य भी यही रहे। ओके, थैंक यू।